जय हिंद दोस्तों। मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है सैनिक वेलफेयर अड्डा। इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा आपके लिए ऐसी जानकारी लेके आता हूं जो आपके काम की होगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि वेतन आयोग का गठन कब तक हो जाएगा। दूसरा, रेलवे ने भी कुछ एमएसपी के तर्ज पे कुछ डिमांड की है, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही हम ईसीएचएस के भी कुछ नए सर्कुलर या लेटर जारी हुए हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही मार्च की पेंशन जो कि अप्रैल में आनी है, हम उस पर भी बात करेंगे। और वीडियो में इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ टर्म्स ऑफ रेफरेंस और वेतन आयोग के अंतर के बारे में भी समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने दिल्ली इलेक्शन के समय वेतन आयोग के सिफारिशों के लिए जेपीसी का गठन कर दिया था, परंतु अभी भी और इस जेपीसी ने सभी कर्मचारी विभागों और केंद्र सरकार के अन्य विभागों से और संगठनों से उनके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस की भी मांग करना स्टार्ट कर दी थी। परंतु अभी तक, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस किसी भी वेतन आयोग के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाती है, परंतु अभी तक आर्मी मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से टर्म्स ऑफ रेफरेंस अभी तक जेपीसी को नहीं भेजी गई है, जिस कारण वेतन आयोग के गठन में थोड़ी सी देरी हो सकती है। अभी आर्मी ने लेटर जारी करके इसके लिए 15 मई तक अपनी सभी कमांड से और उनके कर्मचारी संगठनों से इसके लिए 15 मई तक की डेट दी है, जिसमें कि वो अपने सुझाव और मांगों को जेपीसी तक भेज सके। तो इसका अर्थ ये होता है कि वेतन आयोग के फाइनल गठन में भी मई के बाद ही हो पाएगा। हो सकता है कि जून के पहले या आखिरी हफ्ते में जा सकता है वेतन आयोग। दूसरा दोस्तों, इसी वेतन आयोग में रेलवे ने भी अपनी कुछ सिफारिशें और कुछ सुझाव इस जेपीसी को भेजे हैं, जिसमें कि उनकी सबसे बड़ी डिमांड है सेना के एमएसपी के तर्ज पे उन्हें भी आरएसपी यानी रेलवे सर्विस पे दी जाए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार आर्मी में कदम कदम पर रिस्क है, वैसे ही रेलवे में भी आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसीलिए रेलवे के कर्मचारी यूनियंस ने भी आरएसपी की मांग की है। दोस्तों, अगली बात करते हैं हम बैंक के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं या आपने न्यूज़ चैनल पर भी सुने होंगे कि कुछ बैंक यूनियंस अपनी मांगों को लेकर हड़ताल को लेकर प्रतिबद्ध हैं। तो दोस्तों, उन्होंने अपनी हड़ताल की समय सीमा 25 मार्च तक की है। तो हो सकता है कि अगर उनकी मांगों को या उनमें कोई समझौता नहीं होता है तो वो अपने हड़ताल पे कायम रहे। परंतु आपको यहाँ पे सुनिश्चित कर देते हैं कि आपकी मार्च की पेंशन और पेमेंट पे कोई भी असर इसका नहीं पड़ेगा। वो आपकी तय सीमा पर, जैसा कि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है तो इस महीने की सैलरी और पेंशन थोड़ी सी लेट आएगी, मतलब अप्रैल के 1 या 2 तारीख तक आपको अपने अकाउंट में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगली बात करते हैं हम ईसीएचएस के रेफरल को लेके। दोस्तों, जैसा कि ईसीएचएस कई बार अपने नियमों में बदलाव करता है और समय समय पर अपने दिशा निर्देश भी जारी करता रहता है, तो वैसी एक एडवाइजरी फिर से जारी की गई है, जिसमें उसने बताया है कि जो भी हमारे ईसीएचएस के मेंबर हैं 70 साल से ऊपर के, उनको रेफर के लिए ईसीएचएस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। वो अपने इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में डायरेक्टली जाकर भी अपना इलाज करवा सकते हैं। परंतु लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन कहिए या कुछ भी, परंतु उन्हें बार बार समस्या का सामना करना पड़ रहा है 70 साल से जो भी ऊपर के पेंशनर्स हैं। इसीलिए ईसीएचएस ने फिर से ये एडवाइजरी जारी की है। तो दोस्तों, अगली बात करते हैं हम
एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पीसीडीए ने एक लेटर जारी किया है और जिसमें उसने कहा है कि यदि आप रिटायरमेंट के बाद आपको कोई भी रैंक दी जाती है, मींस ऑर्डनरी रैंक दी जाती है, जैसे कि आप हवलदार रैंक में रिटायर होते हैं और आपको रिटायरमेंट के बाद आपको ऑर्डनरी रैंक मिल जाती है, ऑर्डनरी नायब सूबेदार मिल जाती है, तो आपको उसमें उसका कोई भी वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा। आपको भले ही आपके लिखने के लिए हो जाएगा कि आप हवलदार ऑर्डनरी नायब सूबेदार, बट आपको उसका कोई वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। आपको हवलदार की ही पेंशन दी जाएगी। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस और पे कमीशन के अंतर को। दोस्तों, बहुत से लोग या हमारे पेंशनर्स इस बात में कंफ्यूज है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस और पे कमीशन है क्या। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने दिल्ली इलेक्शन के समय पे कमीशन के गठन के लिए एक जेपीसी की घोषणा की थी, जो कि श्री गोपाल मिश्रा जी के अध्यक्षता में काम भी कर रही है और ये समय समय पर अपना सभी कर्मचारी यूनियंस और केंद्र सरकार के अन्य विभागों से भी अपने उनके सुझाव और उनकी मांगों को मांग रही है। परंतु जैसा कि कन्फ्यूजन है कि लोग सोच रहे हैं कि पे कमीशन का गठन हो गया। नहीं दोस्तों, अभी पे कमीशन का गठन नहीं हुआ है। ये सिर्फ जेपीसी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को इकट्ठा कर रही है और उनको कंपाइल कर रही है, जो कि मतलब इसका ये हुआ कि ये वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग किन शर्तों के आधार पर काम करेगा, जैसे कि आपका ओआरओपी का रिवीजन, डीए बढ़ना, कम्यूटेशन का जो टाइम पीरियड है जो अभी 15 साल चल रहा है, जिसकी कर्मचारी मांग कर रहे हैं, सभी पेंशनर्स मांग कर रहे हैं कि इसको 12 साल कर दिया जाए, परंतु ये सभी चीज़ें पे कमीशन के अंतर्गत ही होती हैं। साथ ही आपका फिटमेंट फैक्टर, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर सिर्फ पे कमीशन में आपकी सैलरी और पेंशन बढ़ाने तक ही नहीं है, ये इसके बाद भी समय समय पर आपकी पेमेंट को बढ़ाना, जैसे कि ओआरओपी के अंदर जो हमारा ओआरपी रिवीजन होता है उसके अंदर भी कैसे बढ़ोतरी की जाएगी वो होगा। साथ ही इसमें पीएमआर को इंक्लूड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये सब बातें भी इसी वेतन आयोग के ऊपर निर्भर करती है, इन्हीं शर्तों के ऊपर निर्भर करती है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये सभी विभागों से जो जेपीसी है वो सभी सुझाव और वगैरह सब इकट्ठे कर रही है। इसके बाद जेपीसी इन सुझावों को इकट्ठा करने के बाद इसे वित्त मंत्रालय के पास भेजेगी अपनी फाइनल रिकमेंडेशन। इसके बाद वित्त मंत्रालय इसके ऊपर जो भी सुझावों को में कोई अमेंडमेंट या कुछ करना होगा, उसको करने के बाद इसे फाइनल अप्रूवल देगी और इसके बाद भारत सरकार इस पर गजट नोटिफिकेशन निकालेगी और इस पर राष्ट्रपति जी के साइन होंगे। तब पे कमीशन हमारा पूर्ण तरह से गठित होगा और इसमें ही केंद्र सरकार इसके साथ ही इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति भी करेगी। वो तब जाके 8वां पे कमीशन हमारा फाइनल गठित होगा और वो अपना काम करना स्टार्ट करेगा और इसके बाद ही हमारा पे कमीशन लागू होगा जो भारत सरकार करेगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होना है। भले ही वो लागू देर से हो, पर उसका एरियर आप सभी को, हम सभी को 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। तो दोस्तों, ये सब यही कुछ जानकारियाँ थी जो मैं आपके लिए लेके आया था। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सबसे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।